गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है 1 फर्स्ट, इसका मतलब है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट भी कहते थे, कौन थे? ये आपके ऑप्शन है इधर साइड में। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट जवाब जो होगा वो होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं यहां से, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना यहां से हमें पता चल रहा है कि कब हुई थी, 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और मुंबई में हुई थी। कहां पे? मुंबई में हुई थी। मुंबई में जो एक स्कूल है, संस्कृत स्कूल है, तेजपाल संस्कृत स्कूल, ठीक है, संस्कृत स्कूल, वहां पे हुई थी। तो उसकी अध्यक्षता जो है कौन करते हैं, अभी हम देख चुके हैं कौन करते हैं, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अतिरिक्त में ये ध्यान रख सकते हो कि जब पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें जो है आपके 72 जो प्रतिनिधि थे वो भाग लेते हैं पहले अधिवेशन में। इसी के साथ में कुछ और अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देख लेते हैं। पहला तो हम लोग देख चुके हैं, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, तो इनका भी हमें देखना है। पहला आपका मुंबई में हुआ, दूसरा आपका जो है कोलकाता में हुआ। कहां हुआ? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में हुआ। कब हुआ? तो 1885 के बाद में क्या आएगा, 86 में आपका हुआ। फिर तीसरा कहां हुआ? मद्रास में हुआ। कहां हुआ? मद्रास में हुआ। और ये इसके ठीक एक साल बाद में, तो 1800 क्या आ जाएगा, 87 में हुआ। वही चौथा कहां होगा? तो चौथा आपका होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, इलाहाबाद में कब होगा? 1888 में होता है। इसके अध्यक्ष भी देख लेते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसके तो आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यहाँ पे हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? नौरोजी। इसकी नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो मद्रास में हुआ था तो इसकी अध्यक्षता की थी पहले मुस्लिम थे, क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने अपना जो है भाषण जो है वो तमिल भाषा में दिया था, यद्यपि ये मुस्लिम थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर इलाहाबाद में जो अध्यक्षता करते हैं वो पहले अंग्रेज थे। कौन थे? पहले अंग्रेज थे, और उनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल इनका नाम था। शुरुआत के आपको ये चारों अधिवेशन बहुत याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बन जाते हैं। आइए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहां से कहां बनाया, जहां पहली ट्रेन चली। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जरूर है उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि भाई भारत में बताइए पहली बार जो है रेल कब चली। तो बहुत फेमस क्वेश्चन और इजी भी है। कह रहा बंबई से थाने चली, या बंबई से पुणे चली, या बंबई से नासिक चली, या पुणे से थाने चली। तो पुणे से थाने काट सकते हो, क्योंकि कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे से पुणे तक चली थी, ना कि पुणे से थाने के बीच में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बॉम्बे से थाने के बीच। ये तो भारत की बात हो गई। अगर पूछे यूपी में पहली बार रेल कब चली, तो ये तो 1853 में चली थी, यहीं से हमें पता चल गया है ना। यूपी में पहली बार 1856 में चली थी। और इलाहाबाद से नैनी, कहां चली थी? इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई थी, ठीक है। जब नैनी आ गया तो यहां से एक चीज और ध्यान रखो, भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहीं से गुजरती है। इलाहाबाद में जो नैनी स्थान पड़ता है वहां से गुजरती है, ठीक है। एक और ध्यान रखिए, यहाँ पे 1853 का वही समय है जब भारत में क्या कहते हैं, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, क्योंकि इसने भारत में ऐसे काम काफी ज्यादा करवाए, ठीक है। तो इसको भी साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। आगे
क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब टोटल में क्वेश्चन नंबर 23 और आज का कुल मिला के तीसरा है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? भाई रीजन पूछ लिया है इसने, और जब भी मैं जीएस पढ़ाता हूं तो रीजन है या मेन उद्देश्य है वो जरूर ही मैं बताता हूं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कह रहा झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अरेस्ट करने के लिए, अथवा रानी लक्ष्मीबाई को प्राण दंड देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो झांसी जो राज्य था उसको अंग्रेज हड़पना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? हड़पना चाहते थे। इसी हड़पने की जो नीति है ये, इसी का दूसरा नाम है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि अगर घुमा के पूछ लेगा तो शायद हमें दिक्कत हो सकती, तो इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है। इसके तहत एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब ये नीति लागू की गई, हड़प करने की नीति, तब जो है इसके तहत पहला कौन सा राज्य था जिसका जो है विलय किया गया? तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, सजस उझन, सजस उझन, ठीक है। सा से सतारा, सतारा ये पहला साम्राज्य था, कह सकते हो, यह पहला राज्य था जिसका विलय जो है हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किया था। मैं सभी के नहीं बताऊंगा, लास्ट वाला ध्यान रख सकते हो, अवध। लास्ट में कौन था? अवध का सबसे लास्ट में 1800 लगभग में 56 के आसपास इसमें किया गया था। शुरुआत इसकी कब हुई? तो 1848 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी है हामिद अली खान, एंड ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एंड ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ये जो थे इन्होंने ही अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और आई थिंक 1875 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। इनकी एक संस्था भी थी, वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, साइंटिफिक सोसाइटी। क्या नाम था? साइंटिफिक सोसाइटी। तो इसकी भी स्थापना यही करते हैं, क्या बोलते हैं, सर सैयद अहमद खान जी ही करते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस पे इन्होंने किताब भी लिखी है, उसका नाम है अबकात, सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूं भाई, हिंद करके कुछ नाम है, ठीक है ना, बगावत हिंद शायद ऐसे करके कुछ नाम है। हिंट में दे रहा हूं, आप लोग नेट से जो है एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि दिमाग से चीज जो है ये उतर गई है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा दिया है इसने, बस सीधे सा बताना है कि भाई सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्ति का था? ऑप्शन ये है ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि, राजा राममोहन राय, नीराम मालाबारी। इसको काट दो, सिर्फ मालाबारी नाम ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जो राजा राममोहन राय। हम सभी को पता है कि भारत में पहले जो है सती प्रथा क्या थी आपकी? लागू थी। क्या थी? सती प्रथा लागू थी। और इस पे जो है बैन किसने लगा दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक नामक जो आपका अंग्रेज आता है गवर्नर जनरल, तो वो जो है इस पे बैन लगा देता है, और इसी के साथ में मिलकर राजा राममोहन राय काम करते हैं, ठीक है। यहां से एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, राजा राममोहन राय जो है उन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत भी कहा जाता है। अग्रदूत अगर नहीं देगा तो जनक भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। तो यहां से ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से थे? ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें उसने फैक्ट पूछे हैं, ना कि सिंगल एक फैक्ट पूछा है। कह रहा है ऑप्शन ए है, विकल्प नंबर ए है, पंजाब और बंगाल विधानसभाएं विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के दो समूहों में मिलेंगे। फिर उसने सेकंड स्टेटमेंट दिया, सिंध पाकिस्तान का भाग होगा। फिर स्टेटमेंट थर्ड उसने दिया, NWFP पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि बंगाल का सिलहट जिला भारत का हिस्सा होगा। फिर उसने स्टेटमेंट नंबर 4 दिया है, विभाजन होने पर दो स्वतंत्र देशों और दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इजीली जो है वनडे एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन इसमें पूछ दिया है, तो इसमें जो आपका पहला और चौथा है वो राइट होगा। कहने का मतलब है ये वाला सही है, पहला वाला, और इसमें जो फोर्थ वाला है ये वाला सही है, ये वाले आपके क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके ये रहे सामने, पश्चिम बंगाल, फिर बी है उड़ीसा, सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाब में जो है जो फुलकारी कढ़ाई है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये कपड़ों पे की जाती है। किस पे की जाती है? कपड़ों पे की जाती है। एक कहानी भी मैंने पढ़ी है, तो उसमें भी इस फुलकारी कढ़ाई का जो है जिक्र आता है। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में कभी कभी हम कहानियां पढ़ते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहां से भी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से दिया गया है, कह रहा है औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? बहुत लोगों को उपभोग नहीं पता होगा, तो चलिए मैं उपभोग बता देता हूं। उपभोग का मतलब जैसे मान लो भोजन है, क्या है? भोजन है, और इसको खाना ही क्या है? आपका उपभोग कहलाता है। ठीक है ना, किसी चीज का कंजप्शन ही आपका क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रति इकाई आय पर बचत। भाई वो तो बचत की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है क्या? गलत हो गया ऑप्शन। प्रति इकाई आय पर उपभोग, अभी रोक लो इसे, क्योंकि अभी हमें चारों ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ेगा। प्रति इकाई आय परिवर्तन पर बचत में परिवर्तन, कहीं पर उपभोग की बात कर रहा है, खाने पीने की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, काट सकते हो। प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन, बिल्कुल राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपभोग में परिवर्तन। वहां पे किसकी बात कर रहा था? प्रति इकाई आय पर उपभोग, नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? इसमें राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 29 क्या है? भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का हिस्सा है? ऑप्शन आपके रहे, ऑप्शन ए G7, ऑप्शन बी G20, ऑप्शन सी आसियान एंड ऑप्शन डी है यूरोपीय संघ। तो इसमें राइट जवाब क्या होगा? पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देता हूं। सीधा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसी न किसी संगठन का नाम दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत इनमें से किसका हिस्सा है, मतलब किसका मेंबर है? तो G7 का मेंबर है? बिल्कुल नहीं है भाई, भारत G7 का मेंबर नहीं है। यद्यपि भारत ने जो है 2024 में इसका जब सम्मेलन आयोजित किया गया था इटली के अपूलिया में। कहां किया गया था? इटली के अपूलिया में। तो भारत ने इसमें जो हिस्सा लिया था, भारत को इनवाइट किया गया था, ना कि भारत उसका मेंबर है। तो इसकी इमेज भी एक जो है वायरल हुई थी। मोदी जी हैं और इटली की जो पीएम है मिलोनी करके, जॉर्ज मिलोनी करके नाम है उनका। तो जब ये दोनों लोग मिलते हैं तो मिलोनी जो है ऐसे शेक हैंड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोदी जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, वो हाथ नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका जो 2024 में सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो इटली में, लेकिन यद्यपि भारत इसका मेंबर नहीं है, उसको जो है स्पेशल इनवाइट किया गया था, इसीलिए भारत जो है उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। फिर आसियान, बिल्कुल नहीं भाई, आसियान का भारत नहीं है। आसियान में टोटल में 11 मेंबर हो गए हैं। भारत की जो पूर्व में कंट्री पड़ती है, जैसे आपका म्यांमार हो गया है,
थाईलैंड हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, तो ऐसे 11 कंट्री हैं जो मेंबर है, भारत यद्यपि नहीं है। यूरोपीय संघ, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, यूरोप में भारत पड़ता ही नहीं है, तो यूरोपीय संघ का हिस्सा कैसे हो जाएगा, मेंबर कैसे हो जाएगा, होगा ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, G20। G20 जो है 2023 से 2024 में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, क्योंकि 2023 में इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, हमारे भारत ने ही की थी। किसने की थी, भारत ने की थी। और 2024 अर्थात जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय अध्यक्षता किसके पास है, तो ब्राजील के पास है। किसके पास है, ब्राजील के पास है। अब इसमें 20 नहीं 21 मेंबर हो गए हैं। अब जो है एक जो साउथ अफ्रीका है तो वो भी इसका जो है मेंबर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझ जाओगे तो, नहीं तो फिर बहुत टफ है। मैंने जब जो है पॉलिटी की वीडियोज बनाई तो उसमें महाभियोग क्या होता है उसको परिभाषित भी किया, उसको बताया भी है। वही पूछ रहा है, कह रहा उपराष्ट्रपति, नहीं भाई उपराष्ट्रपति पर कोई भी महाभियोग लगता ही नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। इसका सीधा सा मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब हमारी विधि अथवा संविधान के अनुसार काम ना करे अथवा वो इसका उल्लंघन कर दे तो उसको जो निष्कासन मतलब उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पीच, इंग्लिश में उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन समझोगे तब, नहीं तो फिर हार्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला, राजकोषीय घाटा क्या है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने वाले, रटने वाले नहीं है। कह रहा कि राजकोषीय घाटा क्या है, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। बी है सामान्य मूल्य स्तर में निम्नतर वृद्धि। भाई गलत है। जो राजकोषीय घाटा होता है वो सरकार की आय और व्यय से ही तो होता है। यहां पे सरकार की आय उसमें तो कोई बात ही नहीं की गई है, ये तो मूल्य की बात करने लगा है, जबकि मूल्य की बात राजकोषीय घाटा में की जाती है। बिल्कुल नहीं भाई, गलत हो गया ऑप्शन। राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि। बिल्कुल राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये मैंने जब ऑफलाइन में ज्योग्राफी पढ़ाई थी उसमें मृदा के बारे में तो इसके बारे में बताया था। यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा जल संरक्षण है, या वाटर सेट आधारित प्रबंधन प्रणाली है, या संसाधन संरक्षण तकनीक है, या टंकियों के जरिए जल का संचयन है। पहले इसको समझ लीजिए, सरफेस मल्चिंग को समझ लीजिए, आप आंसर ऑटोमेटिक दे सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा याद करने वाली इसमें बात नहीं। कभी कभी होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये खेत है तो इसमें मैंने धनिया बो दिया है, जोत के हल्का जोत के इसमें क्या बो दिया, धनिया बो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पुलाव होता है ना, जिसमें अपने गांव में हम धान वगैरह करते हैं, उसका जो अवशेष बच जाता है उससे ढक रहे हैं, या पाती वगैरह गन्ने की जो पाती निकलती है ना उससे इसको क्या करते हैं, हम ढक देते हैं। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, सरफेस मल्चिंग। सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भूमि है जहां पे हमने धनिया बोया हुआ है और इसको जो है इससे ढक दिया कोई ऐसी चीज, तो इसी को बोलते हैं सरफेस मल्चिंग। कह रहा इनमें से कौन सा उदाहरण है भाई, यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण, या वाटर सेट आधारित प्रबंधन प्रणाली। बिल्कुल नहीं भाई। संसाधन संरक्षण तकनीक, बिल्कुल नहीं। टंकियों के जरिए जल का संचयन, नहीं। इसको ढकने का एक ही मतलब है कि इसके अंदर जो नमी है वो बनी रहेगी। भाई ढकेंगे ना तो सूरज की जो किरणें हैं तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए इसमें जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो बनी रहेगी। दूसरी बात, मृदा जो है उसका क्षरण नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। यांत्रिक और कृषि विज्ञान मृदा तथा जल का संरक्षण, यही तो दोनों चीजें भाई बताई हैं अभी कि मृदा का संरक्षण होगा और जल का क्या होगा, संरक्षण होगा। क्योंकि नमी बनी रहेगी तो जल बचा रहेगा ना, वही चीज कह रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अम्लीकरण और नाइट्रेट निछालन क्या है, यह भी समझने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीजन में कमी जिससे मछलियों की संख्या और प्रजातियों की विविधता घटती है। यह बात तो सही है, यह सिर्फ अम्लीकरण की व्याख्या कर रही है बात, ना कि नाइट्रेट की व्याख्या कर रही है। अगर जल में अम्लीकरण होता है तो रियल में उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो घट जाती है, और जिससे जल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी संख्या में भी कमी हो जाती है। लेकिन ये नाइट्रेट निछालन की व्याख्या नहीं कर रही, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। मृदा में रसायन के रिसाव की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है। नाइट्रेट एसिड गैस उत्सर्जन के संदर्भ में हवा की गुणवत्ता में स्पष्ट प्रभाव, अरे बकवास कर रहा है भाई। अकार्बनिक उर्वरक के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग, बिल्कुल गलत है। मृदा रसायन के रिसाव की प्रक्रिया, आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी भी निर्धारित पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिश्रित खेती, ऑप्शन बी अनुक्रम खेती, ऑप्शन सी अंतर खेती, ऑप्शन डी रिले या रतून खेती। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मिश्रित खेती। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पंक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो या दो से अधिक, भाई एक ही समय पे हमने दो फसलें बो दी। हम कभी कभी करते हैं ना, कभी कभी भाई हम गन्ना बो देते हैं, ऐसे गन्ना बो दिया और गन्ने में ही हम बो देते हैं सरसों। क्या बो देते हैं, गन्ने में सरसों बो देते हैं, दोनों चीजें बोते हैं ना, तो उसी को तो बोलते हैं भैया मिश्रित। मिश्रित का मतलब यही तो होता है। तो यही बात क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है? पातोड़ मृदा। भाई अभी तक हमने क्या बातोड़ मृदा पढ़ाई है? नहीं। जलोढ़ मृदा मैंने जरूर पढ़ाई है आपको। क्या पढ़ाई हुई है? भूगोल में जलोढ़ मृदा पढ़ाई है। बातोड़ मृदा कोई होती नहीं है। जलोढ़ मृदा नहीं। जलोढ़ मृदा में क्या होता है, मृदा की ढुलाई तो होती है लेकिन वो जल द्वारा होती है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा नहीं होती है। जैसे नदी है तो नदी वो काट देगी, है ना, जल या पवन द्वारा उसकी जो है जलोढ़ मृदा की क्या होती है, ढुलाई होती है, परिवर्तन होता ना कि इसके द्वारा। हिमनद मृदा, बकवास कर रहा है। ऑप्शन बी मिश्रोढ़क मृदा इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। ठीक है। क्वेश्चन 36, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक। मैंने इन पे जो है अलग से बहुत अच्छी क्लास ली है। अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी या शाकाहारी। तो भाई मांसाहारी शाकाहारी की तो बात ही नहीं हो रही है। उत्पादक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उत्पादक कौन होगा? उत्पादक जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं, क्या होते हैं? पेड़ जो होंगे, जो पौधे होंगे, उन्हीं को तो हम उत्पादक के अंतर्गत रखते हैं। खैर अभी इसको मैं और अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, इसका आंसर जान लो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपघटक, इसका राइट जवाब होगा। देखिए अगर हम बात करें किसकी, ऐसे बात समझिए, ये उत्पादक हैं आपके, ये क्या है? उत्पादक में किन्हें रखते हैं? जिनमें जान होती है। अब जान सिर्फ दो ही चीजों में है विज्ञान के अकॉर्डिंग, एक तो जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, भैया इनमें जान होती कि नहीं होती? बिल्कुल, पेड़ पौधे में भी जान होती है। ठीक है। अब उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता को यहां पे समझ लो। ठीक है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के आपके उपभोक्ता होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर क्या होते हैं? सेकेंडरी उपभोक्ता, फिर क्या होते हैं? टर्सरी उपभोक्ता। ये जो उपभोक्ता मतलब जिनमें जान है, जो प्राकृतिक चीजों पर निर्भर हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे हम क्या है? उपभोक्ता हैं, है ना, क्योंकि हम कोई ना कोई चीज खाएंगे और वो प्राकृतिक चीज ही होगी। तो पहले उपभोक्ता कौन कहलाएंगे? जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। शुद्ध शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी। जैसे आपकी गाय है, गाय भाई क्या खाती है? सिर्फ और सिर्फ क्या खाएगी? घास खाएगी, मतलब वो मांसाहारी नहीं होती है। फिर सेकेंडरी उपभोक्ता कौन होते हैं? जो इन्हें खाते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके? सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं। टर्सरी उपभोक्ता कौन से होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता, जो इन्हें भी खा लेते हैं और प्लस इन्हें भी खा लेते हैं। जैसे हमारा शेर क्या है? जैसे हमारा शेर
तो भैया शुद्ध मांसाहारी है कि नहीं है? वो शुद्ध मांसाहारी है। वो अगर हम मिल जाएंगे तो हमको भी खा लेगा, गाय मिल जाएगी तो बेचारी गाय को भी खा लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य हैं? क्या पूछा है? जनसंख्या वृद्धि दर के कार्य पूछा है, ना कि कारण। ठीक है ना, कारण पे मत चले जाना। केवल प्रजनन और प्रवासन, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन, प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। बिल्कुल ऑप्शन डी जो आपके विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन डी आपका राइट जवाब होगा। प्रजनन तो हम समझते हैं, प्रजनन का मतलब होता है बच्चे जनने का मतलब जानते हो ना, पैदा करने की जो प्रक्रिया है, क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन। मृत्यु दर तो हम जानते हैं। प्रवासन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा और समझ लीजिए, सारे टॉपिक यहां पे क्लियर हो जाएंगे। प्रवासन का मतलब होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसी प्रक्रिया को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रवासन बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई गांव है और गांव के साइड में ही ये आपका कोई शहर बसा हुआ, मान लिया दिल्ली ही बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? दिल्ली बसा हुआ। तो लोग यहां जाते हैं काम करने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो लोग कहां जाते हैं? यहां से चले जाएंगे, ये जा रहे हैं भाई, पैर पैर जा रहे हैं अपने आराम से, और यहां पे जाके बस जाते हैं, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? प्रवासन बोलेंगे। तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड की डिफिनेशन आप बिल्कुल ही समझते हुए चलेंगे तो आराम से आगे जो भी इन पे आधारित क्वेश्चन आएंगे वो हमसे डेफिनेटली होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बृहस्पति का, मंगल का, शुक्र का या अरुण का? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, शुक्र का। इनमें से दिए गए जो ऑप्शन है इनमें इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। वही बृहस्पति, हमारे सौर मंडल में 8 उपग्रह हैं वर्तमान में, हालांकि पहले 9 थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा आपका ग्रह है। पहले का मतलब 2024 से पहले सबसे ज्यादा जो ग्रह हुआ करते थे वो बृहस्पति के ही थे, लेकिन अब का मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2024 दिसंबर की बात है, अब जो है सबसे ज्यादा अगर पूछे कि उपग्रह किसके हैं, सबसे ज्यादा अगर पूछे क्या कि उपग्रह किसके हैं, तो आप बृहस्पति नहीं बताओगे तो आप शनि बताएंगे, क्योंकि शनि के पास अब लगभग में 145 के आसपास उपग्रह हो चुके हैं। ये न्यू अपडेट है तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, करंट अफेयर में या फिर स्टैटिक पोर्शन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वहीं जो मंगल है, क्या है आपका? जो मंगल है इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक तो डिमोस, क्या नाम है? डिमोस है, तो इसके पास भी ज्यादा, लेकिन आपको फोबोस, आपको 2 ही ध्यान रखने, डिमोस और फोबोस। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कहां पे है? माउंटेन है जो, वो कहां पे है? तो वो भी आपका मंगल पर ही है। कहां है? मंगल पर भी है, और उसका नाम कुछ इस प्रकार से है, आई थिंक निक ओलंपिया, इसी तरीके से कुछ नाम है। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्क आता होगा ना, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क भी है, तो जहां पे राष्ट्रीय पार्क है वहां पे सुंदरबन डेल्टा भी है, तो ऑप्शन क्या होगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए, जो सुंदरबन डेल्टा है ये 2 नदियों के मिलन से बनता है। एक तो आपकी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी अर्थात गंगा, और एक कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। एक कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो 2 नदियां बनाती हैं, और जो ये डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा, ये सब भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए भाई, अब आज का क्वेश्चन नंबर 40, मतलब जीएस का लास्ट क्वेश्चन है ये।
कह रहा बवंडर या जिसे इंग्लिश में टॉर्नेडो भी बोलते हैं क्या है? समझने वाला क्वेश्चन है, रटा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं उत्तर दे पाएंगे। कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा, अंतरजलीय भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण बनने वाली विशाल तरंग। बिल्कुल नहीं भाई, वो बवंडर की बात कर रहा है। हमने देखा होगा, हम अपने गांव में रहते हैं तो जब हवा चलती है तेज ना, तो घूमती हुई हवा ऐसे ऐसे जाती है कि नहीं जाती है, ऐसे ऐसे घूमती हुई ऊपर उठ जाती है। साथ में अगर कोई और चीज पड़ी हुई है, कोई कूड़ा वगैरह पाती वगैरह, तो उड़ के ले जाती है, तो उसको बोलते हैं ना कि अंतर भूकंप या ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में आता है क्या ये? बिल्कुल नहीं भाई, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी आपका कट जाएगा। कम हवा के साथ जोरदार मौसमी आंधी, बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। आंधी तो सीधे सीधे जाती है ना, सीधे सीधे हवा उसमें जाती है, उसमें ऐसे ऐसे हवा घूमती है क्या? नहीं घूमती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी भी कट गया। पृथ्वी की सतह से छिद्र, अरे छिद्र, छिद्र की बात कहां भाई, आपने आंखों से ये चीज देखी होगी, अनुभव किया होगा इस चीज को। तो क्या इसे ये बोलते हैं जिनसे पिघली हुई चट्टान, गर्म गैस, बारे भाई वाह, और बढ़ा के बोल दो। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। हालांकि इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की सतह के छिद्र, कह रहा है जैसे मान लो ये पृथ्वी है और यहां पे कोई होल हो जाए, ऐसे छिद्र, जिनसे पिघली हुई चट्टान और गर्म गैसें निकलती हैं। गलत भाई, ये किसको बोल रहा है? ये ज्वालामुखी को बता रहा है, ज्वालामुखी की ये डिफिनेशन बता रहा है, ज्वालामुखी। उसी में तो भैया ऐसा होता है, मान लो ये कोई पर्वत है, चट्टान है, पृथ्वी है, यहां से ऐसे ऐसे होल हो जाएगा और इसके अंदर से लावा ऐसे 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 निकलेगा, है ना, लावा जिसे मैग्मा बोलते हैं वो। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा आपका? कीपदार बादलों के साथ। कीप पता है ना, कीप, जिससे हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई लिक्विड डालना होता है, जैसे मान लो हमारी पंपिंग सेट है, भाई गांव में जो रहते हैं वो पंपिंग सेट खूब जानते होंगे। पंपिंग सेट में हमें तेल डालना है, तो कीप होती है ना इस तरीके की, कुछ ऐसी होती है, ऐसे होती है, और फिर उस तरीके कुछ पतली पतली ऐसी होती है, ऐसे करके ना। तो ऐसे ही तो हवा जाती है ना ऊपर, ऐसे ऐसे उठते हुए, उसी चीज को तो कह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वही एक चीज और जान लो, जो टॉर्नेडो है, जो टॉर्नेडो है ये कहां आता है? तो अमेरिका। कहां आता है? अमेरिका में आता है खूब। हाँ, हालांकि कभी कभी ऐसे मैंने बताया कि ऐसी हवा हमारे यहाँ चलती है, लेकिन अमेरिका में आम बात है। हमारे यहाँ क्या आता है? चक्रवात आता है, लेकिन उसी को हम चक्रवात को अमेरिका में टॉर्नेडो या फिर हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो या फिर हरिकेन बोलते हैं। ये भाई अलग से मैं लिख के बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चक्रवात को अमेरिका में क्या बोलेंगे? अमेरिका को शॉर्ट में यूएसए बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम हरिकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। अथवा टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो भी किसको बोलते हैं? अमेरिका में ही बोलते हैं चक्रवात को, ठीक है। फिर चीन में क्या बोलते हैं? चीन में बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून, टाइफून चीन में बोलते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? भाई इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ध्यान रख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं बिली बिली। क्या बोलते हैं? बिली बिली। इसी चीज को ऑस्ट्रेलिया में हम बिली बिली बोलते हैं, ठीक है। तीन चीजें आप ध्यान रखना। और भारत में क्या बोलते हैं? तो भारत में चक्रवात। इजी है। चलिए अब हम हिंदी के पोर्शन को देखने वाले हैं फटाफट से। मैं चाहता हूं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, लेकिन आपको मैं पूरा समझा सकूं। कह रहा नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताना है। पूरा पढ़ के क्या करेंगे, बस यहां पे इतना पढ़ लीजिए। कह रहा मुहावरों का अर्थ बताओ। पापड़ बेलना कठिन है क्या भाई? वेरी इजी है। गांव में लोग बोलते रहते हैं, कोई कहता है किसी से क्या कर रहे हो भैया, तो वो बोल देता, नाराज होता, भैया पापड़ बेलने, और क्या कर रहे हैं? पापड़ बेलने का पापड़ बनाना, अरे गलत बात है भाई। मुसीबत उठाना, खाना बनाना, अरे बिल्कुल गलत बात। पतली रोटी बनाना, बिल्कुल गलत बात। मुसीबत उठाना, लोग कहते हैं ना कि भैया काम में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी मजबूरियों में करना पड़ता है, तो उसी को मुसीबत बोलना या फिर पापड़ बेलना कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा, ठीक है ना। देखो भाई, करेला भी कैसा होता? कड़ुआ, और नीम भी कैसा होता? कड़ुआ। तो इसका सेंस बताओ क्या होगा? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, नहीं भाई संतान की बात कहां कर रहा है, बुरे का अच्छे के संग होना। भाई बुरे, ये भी कड़वा है, ये भी कड़वा है, तो एक बुरा और एक अच्छा कैसे हो सकता है ना। इसका सेंस है दोनों बुरे का मतलब है यहाँ पे। फिर इन ऑप्शन को और एलिमिनेट करिए, बताइए। बुरे का और बुरे के संग होना,
एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा होगा। नहीं भाई, कंपेयर नहीं कर रहा है। कंपेयर कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, कंपेयर नहीं कर रहा। ऑप्शन ए राइट जवाब, बुरे का और बुरे के संग होना। ठीक है, कह रहा ना एक तो करेला था और उस पे नीम और चढ़ा दिया, तो बुरे का और बुरे के संग होना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में इसमें करना क्या है भाई, वाक्य शुद्ध है और तीन क्या है, अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो शुद्ध है आपको जो सही लगे उसको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन 63 है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। वो ऑप्शन बी है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की, एक भी कह रहा है फिर पानों की भी कह रहा है, पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अब थोड़ा सा इसे बहुत वैसे आप पढ़िए। कैसे पढ़िए? कहने का मतलब है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे घर के पास एक पान की, क्या भैया एक ही पान की? एक पान नहीं होता भाई, पान की एक दुकान थी। क्या थी? पान की एक दुकान। कहने का मतलब है जो एक का यूज किया गया है वो दुकान के लिए किया गया है, ना कि पान के लिए यूज किया गया है। तो जिसमें दुकान के पहले एक हो वही सही होगा। मेरे घर के पास एक पान की दुकान, भाई यहां पर भी एक पान है, यहां पर भी एक पान है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, लो इन्होंने तो धर के लीप दिया। मेरे घर के पास पान की एक दुकान, बिल्कुल यही तो भाई हमने बताया, दुकान के पहले क्या होगा? एक होगा। तो डी, ऑप्शन डी आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन 64, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अभी तक हमने क्या इसमें चेंजमेंट देखा? ये चीज तो इसमें भी है, इसमें भी है, बस और इसमें एक्स्ट्रा आ गया। एक इसमें भी एक घाट पर पानी पीती और पीते। मेन चेंजमेंट यहां पे है, तो यहां पे आपको देखना है। ठीक है ना, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है भाई। बाघ और बकरी पानी पीती हैं, गलत है जी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं इसलिए क्योंकि एक नहीं है, कितने हैं? दो हैं। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा चेंज, और राइट आंसर भी जान लो भाई, ऑप्शन बी है, नहीं तो बोलोगे राइट आंसर तो बताया नहीं। अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हम और कर दें, कॉमा लगा दो, एक जानवर का नाम कोई और लिख दें, ठीक है ना, बीच में, और इसके पहले लगाएं, तो आपका पीते नहीं तो पीती ही होगा। क्योंकि अगर तीन सब्जेक्ट हो आपके तो फिर लास्ट में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहां पे परिवर्तन होगा। कहने का मतलब बकरी है तो स्त्रीलिंग है, तो ये भी पीते नहीं होना चाहिए, तो पीती होना चाहिए था। लेकिन दो ही सब्जेक्ट यहां पे है तो पीती नहीं होगा, पीते ही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्या इसमें बताना है? कह रहा शुद्ध बर्तनी, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही हो उसी को बता देना है। ये नाम तो आपने सुना होगा। कह रहा तरुण ये वाला सही है कि तरुण ये सही है कि तरुण ये सही है कि तरुण सही है? तो तरुण तो होता ही नहीं है, नाम शुद्ध क्या होता है? तरुण। अब बड़ू की पाई लगती है कि छुटू की? यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो बड़ू की पाई नहीं लगती है, छुटू की पाई लगती है। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। फिर 66वां देखिए क्या होता है? दंपत्ति, 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 ये ऐसा लगता है, गलत हो गया। दंपत्ति गलत, ऑप्शन बी दंपत्ति इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। फिर इसमें क्या करना है भाई? हमें बस जो चीज हमें निकालनी वही चीज पढ़नी है। वाक्यांश के एक शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा, इसी बीच में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे जो है लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी 2025 के लिए करवा रहे हैं, तो तुरंत ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है उसकी पीडीएफ भी शेयर करते हैं और बाद में वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आप उसका विस्तृत सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? उत्तरीय, उत्तरायणी नहीं भाई, उत्तरायणी और उत्तरायण तो सूरज होता है, इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरायण, जब वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। उत्तराधिकारी, अरे बिल्कुल गलत कह रहा है भाई। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैं ही हूं, मैं हूं, ठीक है। मैं अपना उदाहरण ले रहा हूं, मेरे ये पिताजी हैं,
मेरे क्या है, ये पिताजी हैं। अब पिताजी की कोई प्रॉपर्टी होगी ना, तो उसको जो लेगा उसको तो हम लेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उत्तराधिकारी। तो ऐसी कोई बात हो रही है भाई, बिल्कुल गलत है। उत्तरापेक्षी अपेक्षा, ये लगा ना अपेक्षा, तो उत्तरापेक्षी इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 68, जो ममत्व से रहित हो, जो क्या हो, ममत्व से रहित हो। निरामय उसे बोलेंगे क्या, निरामय या निर्मोही बोलेंगे या निर्मम बोलेंगे या निष्ठुर बोलेंगे, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर होगा सी, निर्मम। आपने कई बार सुना होगा पेपर्स में कि जब मर्डर्स हो जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो है निर्मम हत्या की गई। निर्मम का मतलब क्या होता है, जब उसने हत्या की तो बिल्कुल ममता उसने दिखाई ही नहीं, उसने बिल्कुल मतलब जैसे जिसकी हत्या की तो उसको काट दिया तलवार से, पैर उसके अलग कर दिए, सर उसका अलग कर दिया, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, निर्मम। जिसमें ममत्व का मतलब जिसमें बिल्कुल प्यार हो ही ना, उसको क्या बोलते हैं, निर्मम। निर्मम हत्या, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो आप कॉन्सेप्ट बना के। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें क्या करना है भाई, तो हाँ इसमें भरना है, हमें क्या करना है, इसमें भरना है। चलिए देखिए भर रही भाई, मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से, अब डैश डैश है, स्वीकृति प्राप्त कर ली है ताकि हमें बाद में अड़चन ना हो। तो क्या हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है, यहां वहां पे कह रहा है, यहां पे क्या आएगा, निहित आएगा, निहित, अधिकारियों से निहित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। वांछित या वास्तविक या स्पष्ट, तो वास्तविक गलत, ये गलत, वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, वर्तमान डैश डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान क्षेत्र में, क्षेत्र की बात कहां चाहे भाई, क्षेत्र की हम बात करते हैं, भारत में क्षेत्र थोड़ी ना है ना, वो तो हर जगह उनकी बात इंपॉर्टेंट है, घटनाओं के प्रति नहीं, कार्यकलापों नहीं, संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं है। उनके विचार, जो उनकी थिंकिंग है, वो आज भी इंपॉर्टेंस रखती है। क्वेश्चन नंबर 71, राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया। अब खाता का आपको प्रकार पता होगा तो आंसर बता दोगे। अनुवर्ती खाता होता है, आवर्ती खाता होता है, समवर्ती खाता होता है या प्रत्यावर्ती। बस समवर्ती कोई खाता नहीं होता, प्रत्यावर्ती खाता नहीं होता, आंसर होगा आवर्ती खाता। क्या होगा, आवर्ती खाता। एक सावधि खाता भी इस प्रकार से कुछ होता है। फिर इसमें क्या करना है भाई, इसमें जो गलत पोर्शन है वो बताना कि गलत कौन सा है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है, वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। इसमें गलत क्या है, जिस व्यक्ति की आत्मा, बिल्कुल सही लिखा है, आत्मा भी आनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं है ये। जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। वह उतना ही बड़ा होते ही नहीं भाई, वह उतना ही महापुरुष है। इसमें भी बड़ा आएगा, महापुरुष तो बड़े होते ही हैं, तो उनके आगे बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 73, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कह रहा है इसमें कौन सा पोर्शन हमारा गलत है। जो नारी अपने कामकाज को, बिल्कुल सही लिखा है, अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। गलत है क्या, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन एक ही बच गया, बी, अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, भाई मौसम की वर्षा होती है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ये गलत है क्या, बिल्कुल सही है, हो रही है, ऐसे तो लिखा जाएगा, कोई त्रुटि नहीं, गलत है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो यहां पे राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन ई वाला, इधर आजकल। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, विलोम बताने। भाई अब हम समझ लो पेपर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 75, एकाधिकार का कह रहा है विलोम क्या होगा। एकाधिकार को इंग्लिश में मोनोप्लाई भी बोलते हैं, मोनोपोली, सॉरी मैंने प्लाई बता दिया ना, नहीं प्लाई नहीं भाई, मोनोपोली होता है, ठीक है ना, मोनोपोली। ओके, मोनोपोली होगा। अनेकाधिकार, एकाधिकार का उल्टा, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार, इन दोनों को काट दो।
इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्या एक अनेकाधिकार होगा कि सर्वाधिकार? तो भाई एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ एक का अधिकार, और एक का उल्टा क्या होता है? अनेक थोड़ी ना होगा, सब होगा। क्या होगा? सब। अनेक में क्या? अनेक में सब नहीं शामिल होते हैं भाई, सर्वाधिकार में सभी के अधिकार को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा। क्या इसमें डिफरेंस छांट पा रहे हो? अनेकाधिकार, सर्वाधिकार। अनेक का मतलब है बहुत, लेकिन सर्वाधिकार का मतलब बहुत नहीं, बहुत से भी बहुत, सभी। जैसे मैं बोल दूं, यहां पे सिंपली समझिए, जैसे मैं बोल दूं भारत, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भारत में अनेक, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं भारत में अनेक, भारत में अनेक नदियां क्या हैं? अनेक नदियां प्रदूषित हैं। क्या हैं? अनेक नदियां प्रदूषित हैं। इसमें आप अंतर मुझे बताओ। फिर मैं बोल रहा हूं भारत में सभी नदियां प्रदूषित हैं। क्या आप अंतर छांट पा रहे हो? सभी नदियां क्या है? प्रदूषित हैं। इसमें अंतर दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा होगा। तो वही अंतर यहां पर भी है। वो अनेक की बात कर रहा है। अनेक का मतलब जैसे मान लो 50 है तो 50 में 50 नहीं, इससे कम। लेकिन जब मैंने कह दिया सभी नदियां, तो मान लो भारत में 50 नदियां हैं तो 50 की बात हो रही है। बस यही डिफरेंस है यहां पे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 76। श्री गणेश का उल्टा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? श्री राधा, लो भाई राधा गणेश आ गए। विनाश, इतिश्री, इनमें से कोई नहीं। पहले श्री गणेश का आप अगर मतलब जान जाओगे अर्थ, तो इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। श्री राधा, श्री गणेश का मतलब होता है उद्घाटन। क्या मतलब होता है? उद्घाटन। जब हम किसी का उद्घाटन करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया हमारी दुकान का, अथवा जिस चीज का भी हम जिस चीज की शुरुआत करते हैं, बोलते हैं भैया हमने श्री गणेश उसका कर लिया है, ठीक है ना? तो उद्घाटन इसका मतलब होता है। अब उद्घाटन का उल्टा तो बता सकते हो, श्री राधा, श्री राधा इसका उल्टा होगा। हंसी आ रही है भाई शब्द पे। विनाश उल्टा होगा इसका? बिल्कुल नहीं। इतिश्री, इतिश्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। क्या मतलब होता है? समाप्त करना। तो यही तो इसका भाई राइट जवाब होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। आकर्षण का उल्टा क्या होगा? आकृष्ट, अरे गलत जवाब भाई। आकृष्ट। विकर्षण, अनाकर्षण, अनाकर्षण इसका उल्टा होगा? बिल्कुल गलत। पराकर्षण, अरे नहीं, विकर्षण। क्या होगा आकर्षण का उल्टा? विकर्षण इसका राइट जवाब होगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे वो हमें रटने भी पड़ेंगे, ठीक है ना? कुछ चीजों को समझिए, कुछ चीजों को रटिए, तभी तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे इजीली। फिर क्या? पर्यायवाची बताना है आपको, ठीक है ना? नियति का पर्यायवाची बताइए। कह रहा चरित्र नियति का पर्यायवाची होता है, स्वभाव होता है, या कर्म होता है, या भाग्य होता है। तो लोग कहते हैं भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनसे पूछे भाई क्या हाल चाल है, तो रो देंगे, बता देंगे भैया हमारे साथ में भाग्य ही या नीति ही काम नहीं कर रही है ना? जो उनका फेट है वही काम नहीं कर रहा है। तो नियति का पर्यायवाची क्या होता है? भाग्य। क्या होता है? भाग्य। ओके, बस वीडियो को लास्ट तक भाई जरूर देखना है, ठीक है? 79, बस 2 ही क्वेश्चन तो बचे। 79 क्या? अलंकेश का पर्यायवाची कह रहा है। क्या है अलंकेश का? बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर, या चपला। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। मैं खुद जल्दी कर रहा हूं, सी इसका कुबेर मतलब राइट जवाब हो जाएगा। असल में कुबेर है क्या? तो ये सब जो है आपका जो है हिस्ट्री में भी आता है। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं ना वैदिक काल, तो उसमें भी कुबेर आता है। कुबेर असल में जो धन के देवता होते हैं, क्या होते हैं? धन के देवता होते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? कुबेर ही बोलते हैं। ओके, वहीं आप जो है ऑप्शन डी को भी बढ़िया है, ये इसको भी देख लो। चपला बोलते हैं, चपला या चंचला, तो इसको क्या बोलते हैं? बिजली। क्या बोलते हैं? बिजली। बिजली या जिसे विद्युत बोल देते हैं कुल मिला के। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोल देते हैं? लाइट। ओके, तो उसी को बोलते हैं चपला। कहने का मतलब भाई उसको आने जाने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसलिए तो उसे चपला बोलते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची बताना है। जलद, जलद, नीरद, वारिद। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके सभी पर्यायवाची है और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जलद तो बादल का है, लेकिन अगर पूछे जलज, जलज, जलज का मतलब होता है जल से उत्पन्न होने वाला, तो ये किसका होगा? तो ये कमल का होगा। यहां पे थोड़ा भाई देख लो एक बार फिर से। जलद पूछे तो बादल का, लेकिन अगर जलज पूछे तो कमल का। वही नीरद, नीरद पूछे तो बादल का। वही अगर नीरज पूछे, नीरज, नीरज, तो किसका होगा? फिर भी कमल का होगा। ओके, चलिए तो आज इस वीडियो में हमने
जो एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन जीएस के थे वो 20 हिंदी के थे, तो इन्हें कवर किया है। अगली वीडियो में जो है हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा ही जो 80 क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करवाएंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।